दोस्तों आज लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, कितना दंड है, बालकों से संबंधित कौन कौन से अपराध हैं और बालकों के दुरुपयोग पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये देखिए आप लोग आज लेक्चर देखते रहिए, आपको आज सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर भैया। और आपको पता है कि यूपी जुडिशरी में ये एक माइनर लॉ के रूप में आता है इसमें से क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। इस अधिनियम का नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। ठीक है, ये 2012 में अधिनियमित किया गया था और लागू कब हुआ था, चलिए एक्ट में देखते हैं। पहले सबसे पहले ये जान लेंगे कि ये अधिनियम कितने सेक्शंस में बटा है, कितने चैप्टर्स में बटा है। आप लोगों के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, हालांकि ये चार्ट नहीं है, स्टिकी नोट्स है। देखिए छोटा सा स्टिकी नोट था, मैंने इसको अपने बैरक के ऊपर चिपकाया था। देखिए ये यहाँ पर देखिए आत नहीं अधिनियम है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कट गया है तो अधिनियम है, इसको जानिएगा। इस अधिनियम में कुल मिलाकर 9 अध्याय हैं। ठीक है, 9 अध्याय हैं और 46 धाराएं हैं। और ये अधिनियम लागू कब हुआ था, तो 14 नवंबर 2012 को से लागू है। 14 नवंबर पता है, ये 14 नवंबर को इसलिए लागू हुआ क्योंकि 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो ये याद करने में आसानी रहेगा कि जैसे बाल दिवस के दिन लागू किया गया था ये। ठीक है, क्योंकि बालकों को समर्पित है ये अधिनियम, इसलिए बाल दिवस के दिन लागू किया गया था। पहला चैप्टर है प्रारंभिक, दूसरा है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, और तीसरा अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का प्रयोग। अरे ये सब तो अभी चलिए इंडेक्स में देख लेंगे। ये आप लोगों को बस मैं चार्ट दिखा रहा था कि मैं इतना बनाया हूँ। ये देखिए किस सेक्शन से किस सेक्शन तक का है, के बीच में कौन सा चैप्टर है। और इसमें एक रूल बनाया गया था 2020 में। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 13 नियम है और 2 प्रारूप है। ये देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये देखिए 2 प्रारूप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इंडेक्सिंग देख लेते हैं इसका क्या है। ये देखिए अधिनियम का नाम आप लोग को पहले ही बताया है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ये देखिए ठीक है। अब इसके चैप्टर नंबर 1 में है, चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रारंभिक, और इसमें कुल मिलाकर 2 सेक्शंस हैं। पहले इंडेक्सिंग देख लेते हैं, फिर पूरा अधिनियम समझ में आ जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 2 सेक्शन है, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, और दूसरा परिभाषाएं। अब चैप्टर 2 देखिए, ये थोड़ा सा लंबा है और इम्पोर्टेंट भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, मतलब बालकों के विरुद्ध कौन कौन से अपराध हो सकते हैं उनके अगेंस्ट। देखिए एक तो धारा 3 है प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। अब प्रवेशन क्या होता है, मतलब आगे लेक्चर में बताएंगे, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि मतलब इंटर करना, प्रवेशन यानी प्रवेश कराना। ठीक है, लैंगिक हमला, तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अब गुरुतर माने क्या होता है, गंभीरतम। ठीक है, ग्रीवियस मतलब ग्रीवियसली, थोड़ा बिना दया के या जो भी है, थोड़ा गंभीरतम तरीके से। अब सेक्शन 6 में है दंड, सेक्शन 7 में है लैंगिक हमला। अब लैंगिक हमला कहते किसे हैं, ये परिभाषित किया गया है सेक्शन 7 में, और 8 में इसका दंड है। अब गुरुतर लैंगिक हमला, गंभीरतम लैंगिक हमला किसे कहते हैं, ये सेक्शन 9 में है, इसका दंड 10 में है। अब लैंगिक उत्पीड़न किसे कहते हैं, ये देखिए, उसको नीचे कर देता हूँ। लैंगिक उत्पीड़न किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दिया गया है 11 में, और 12 में इसका दंड है। अब चैप्टर 2 में कुल मिलाकर 3 से लेकर 12 तक सेक्शंस थे, आप लोग को दिखा देता हूँ।
ये देखिए चैप्टर 3 से लेके और 12 तक ये अध्याय 2 में है। सेक्शन 3 से और सेक्शन 12 तक अध्याय 2 में है। ठीक है, अब आप लोग देखिए सेक्शन 3 में क्या है। कुल मिलाकर 3 सेक्शंस है। अश्लील बालकों की अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। अब अश्लील प्रयोजन का क्या मतलब है? मतलब कोई सेक्सुअल वीडियो बना रहे हैं या ऐसा कोई कंटेंट बना रहे हैं या बालकों का उपयोग करके कोई अश्लील काम, अश्लील मतलब गंदा काम कर रहे हैं जो हाँ। अब धारा 13 देखिए, अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग है। ठीक है, इसको इसमें डिफाइन किया गया है। इसके 14 में है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड है। कितना दंड है ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लोग हो सकता है ना समझ पाए, आगे मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। पहली बार अगर पकड़े गए तो 5 वर्ष है और दूसरी बार पकड़े गए तो 7 वर्ष है और जुर्माना तो ऐड है ही, 5 वर्ष प्लस जुर्माना, 7 वर्ष प्लस जुर्माना। ठीक है, अब धारा 5-15 क्या है? अश्लील बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड। आप लोग सब समझ गए होंगे, भंडारकरण का मतलब नहीं समझे होंगे। भंडारकरण का मतलब होता है स्टोरेज। ठीक है, स्टोर करना। जैसे कोई बालकों से संबंधित सेक्स वीडियो है उसको डाउनलोड करके रखना या स्टोरेज बना के रखना उसका। ठीक है, तो ये है। अब अध्याय 4 देख लीजिए। अध्याय 4 में चलो थोड़ा करता हूँ। अध्याय 4 में किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न है। ठीक है, अटेम्प्ट है, दुष्प्रेरण और प्रयत्न है। धारा 16 है किसी अपराध का दुष्प्रेरण, मतलब किस अपराध का दुष्प्रेरण है ये डिफाइन किया गया है धारा 16 में और इसके लिए दंड 17 में है। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे कोई अपराध है उसके जस्ट अगले सेक्शन में दंड है। ये बड़ा अच्छा किया गया है इस अधिनियम में। अक्सर ऐसा बहुत कम अधिनियम में मिलता है कि दंड उसके अगले ही सेक्शन में हो जाए, वो भी इतना क्लियर तरीके से। अब देखिए 18 में क्या है? किसी अपराध को कारित करने के लिए प्रयत्न के लिए दंड है। अब कोई भी अपराध, इस संबंध में अगर कोई अपराध करने का प्रयत्न किया जा रहा है तो उस अपराध के लिए दंड है। अब यहाँ पे दंड कितना है? उस अपराध का 1/2, अधिकतम 1/2। ठीक है, अब देखिए अध्याय 5 क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैंने लिखा भी है। मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। मान लीजिए किसी को आप सूचना दे रहे हैं तो क्या सूचना देंगे भैया? ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो बताया गया है। 19 में है अपराधों की रिपोर्ट करना, क्या है इसको डिफाइन है। फिर मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मीडिया में बता दीजिए, उसका फोटो दिखाइए। ठीक है, बाध्यता मतलब रोक है इस पे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आगे देखेंगे इस सेक्शन में क्या है, अभी खाली इतना जान लीजिए कि बाध्यता है इसमें। 21 है मामले की रिपोर्ट करने की या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। मान लीजिए किसी को रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है, और वो लिख नहीं पाता है उस रिपोर्ट को या लिखता नहीं है जानबूझकर, तो उसके लिए भी दंड है। 6 मास तक कारावास है, जुर्माना है और या फिर दोनों हो सकता है। अगर कोई कंपनी का भार साधक है, रिपोर्ट करने में वो विफल हो रहा है तो 1 वर्ष तक उसको सजा होगी, या जुर्माना होगा या दोनों होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 अध्याय थे कुल मिला के। 6वां है नहीं 22, सेक्शन नंबर 22 है मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए। मान लीजिए आप कोई गलत सूचना दे रहे हैं, मिथ्या मतलब गलत, परिवाद मतलब कंप्लेंट। ठीक है, कोई गलत सूचना दे रहे हैं, गलत कंप्लेंट कर रहे हैं आप कि ऐसा हो गया है, तो उसके लिए भी दंड है। अब मीडिया के लिए प्रक्रिया ये है, मीडिया फोटो खींचेगी कि नहीं, सूचना प्रसारित करेगी कि नहीं, क्या है कैसे, आगे देखेंगे। अभी धारा 23 में इतना है, जान लीजिए। अब अध्याय 6 है बालक के कथनों
को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। ये देखिए, अब बालक के कथन को कैसे अभिलिखित किया जाएगा, क्या प्रारूप होगा, उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। देखिए 24 है, धारा 24 बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना। 25 है मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन है। 26 है अभिलिखित किए जाने वाले कथनों के संबंध में अतिरिक्त उपबंध। फिर बालक की चिकित्सीय परीक्षा है। आप लोग यहाँ पे ये कमेंट करेंगे कि अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा किस सेक्शन में दिया गया है और किस एक्ट में दिया गया है। अगर पढ़े होंगे तो बता ही देंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िए भैया, वो रिलेट करिए थोड़ा। अब देखिए सेक्शन 7 यहाँ पे है, विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट है। मैंने कहा था ना स्पेशल वर्ग के, अभी सीआरपीसी के लेक्चर में मैं बताया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि स्पेशल वर्ग के न्यायालय या स्पेशल मामले को या स्पेशल वर्ग के न्याय मामलों को देखने के लिए सरकार ऐसे न्यायालयों का गठन कर सकती है। ठीक है, वो यही न्यायालय है स्पेशल वर्ग के। मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब भी थोड़ा सा किया था कि मान लीजिए पॉक्सो के एक्ट या सेक्सुअल ऑफेंसेस के कोई है, हत्या के कोई है मैटर, तो उसको स्पेशली देखने के लिए कोर्ट बनाया जाना। तो यहाँ देख लीजिए विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना। फिर 29 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारा, कतिपय यानी कुछ अपराध के बारे में उपधारा कर लिया जाता है कि ऐसा अपराध हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है। 30 है कि आपराधिक मानसिक दशा की उपधारा, कि आपराधिक मानसिक दशा थी कि नहीं थी, क्या थी, मामलों के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उपधारित किया जाएगा। धारा 31 से विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। इस न्यायालय के समक्ष कि जितनी कार्यवाहियाँ होंगी उसको दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी। मतलब प्रोसीजर कैसे चलेगा, वो सीआरपीसी के अनुसार ही चलेगा। और अब सीआरपीसी को किस में बदल दिया गया है, बीएनएसएस में। ठीक है, तो अब बीएनएसएस के हिसाब से ही चलेगी। अब यहाँ पे है विशेष लोक अभियोजक। अब बताइए आप लोग कि लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक कहाँ पढ़े हैं आप लोग? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पढ़े हैं मैं बता देता हूँ। सीआरपीसी में पढ़े हैं, जो कि अब बीएनएसएस हो गया है। बीएनएसएस की धारा 18 में लोक अभियोजक है, 19 में सहायक लोक अभियोजक है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा उसी के साथ। यहाँ पे लिख लीजिए रीड विथ धारा 18, 19 और अभियोजन निदेशालय 20 में है सीआरपीसी में, मतलब बीएनएसएस में। तो यहाँ पे लिख लीजिए 18, 19, 20। ठीक है, बीएनएसएस इसी के साथ पढ़ना है आप लोग को। चलिए ठीक है, ये मिटाता हूँ मैं। अब आगे देखते हैं अध्याय 8 क्या कहता है। विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ तथा साक्ष्य का अभिलेखन। विशेष न्यायालयों की क्या प्रक्रिया होगी, अध्याय 8 में बताया गया है। और शक्तियाँ क्या होंगी, साक्ष्य का अभिलेखन कैसे करेगा, ये सब। ठीक है, और किस प्रारूप में ये सब होगा। देखिए 33 बताता है विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ क्या होंगी, मतलब कौन सी प्रक्रिया का पालन करेगा स्पेशल कोर्ट, और उसके पास क्या शक्तियाँ होंगी। तो क्या शक्तियाँ होंगी बताइए, जो राज्य सरकार निर्धारित करे। ठीक है, ये बीएनएसएस में बताया गया है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आप लोग अगर वीडियो देखे हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप जाके देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 34 है बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया। मान लीजिए कोई बालक है या नहीं, इसका अवधारण करना है, इसका सही जानकारी लेना है, तो उस मामले में क्या प्रक्रिया होगी। फिर 35 है बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि, मतलब साक्ष्य को कितने समय में अभिलिखित किया जाएगा, बालक के साक्ष्य को कितने समय में अभिलिखित किया जाएगा, मतलब लिखा जाएगा, नोट किया जाएगा। और मामले को कितने समय में मामले का निपटारा कितने समय में किया जाएगा, तो ये भी है 35 में। 36 में साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को ना दिखाना, मतलब जिस बच्चे के साथ लैंगिक अपराध हुआ है, लैंगिक उत्पीड़न हुआ है या
प्रवेशन लैंगिक हमला हुआ है, कुछ भी हुआ है, कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है अगर किसी बालक के साथ, तो उस बालक को अभियुक्त के सामने नहीं लाया जाएगा। हाँ, कहीं बालक डर और जाए, बता ना पाए उसके प्रभाव से। अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे, इस समय बृजभूषण शरण सिंह का केस चल रहा है, ठीक है। देखिए, अब अध्याय 37 विचारण का बंद कमरे में किया जाना, इन कैमरा प्रोसीडिंग है। विचारण को जो है उसको प्रकाशित ये सब नहीं किया जाएगा, वहाँ पे और कोई नहीं होगा, केवल दोनों पक्ष होंगे, एक तो अभियुक्त और पीड़ित, और दूसरा जज होंगे या जो भी है न्यायिक अधिकारी होंगे। 38 देख लीजिए, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता लेना। मान लीजिए बालक किसी ऐसे लैंग्वेज को समझता हो जो कोर्ट को नहीं आ रहा है, या कोर्ट किसी ऐसे लैंग्वेज को समझता है जो बालक को नहीं आ रहा है, तो बालक की सुविधा के लिए द्विभाषी या उस भाषा के विशेषज्ञ की सहायता ली जाएगी, बालक की सहायता के लिए। अब लास्ट सेक्शन देखते हैं, प्रकीर्ण है यानी मिसलेनियस। इसमें सभी प्रकार के टॉपिक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिए हैं। अब देख लीजिए 39 है, विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देशन, कि किसी बालक को ये बताया जाता है कि हाँ आप किसी विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं। फिर 40 है, विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार, किसी वकील को हायर कर सकता है बालक, ठीक है। 40 में है, किसी वकील को हायर कर सकता है। कतिपय मामलों में, कतिपय यानी कुछ मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंध का लागू ना होना। अब यहाँ पर धारा 3 क्या है और 13 क्या है? धारा 3 से 13 तक क्या है देखिए। इन कुछ मामलों में धारा 3 यानी प्रवेशन लैंगिक हमला, यहाँ देखिए, यहाँ है, ये देखिए, ठीक है। धारा 3 देखिए यहाँ पे है, और उसके बाद धारा 13 यानी अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग, यहाँ तक की धारा का लागू ना होना, ठीक है। आगे देखते हैं उसके। अब देखिए धारा 42 क्या है, अनुकल्पित दंड, ठीक है। इसका पूरा फुल डिटेल में बताएंगे आगे, इम्पोर्टेंट है ये। 42 का क्या है, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना, मतलब इस अधिनियम को किसी अन्य विधि द्वारा अल्पीकृत यानी कम नहीं किया जाएगा, इसके किसी अधिकार का, इसके किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए कोई विधि। हाँ, किसी विधि के प्रभाव से यह नहीं होगा कि इसका कोई प्रावधान ना हो या कमज़ोर पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। 43 देख लीजिए, अधिनियम के बारे में लोग को जागरूक किया जा सकेगा इस अधिनियम के बारे में। 44 अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जा रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट या जो भी है कैसे किया जा रहा है, इसको उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसको देखरेख में रखा जाएगा। फिर नियम बनाने की शक्ति किसकी होगी, राज्य सरकार की होगी कि केंद्र सरकार की होगी कि हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट की होगी, किसकी होगी, ये आगे बताएंगे वीडियो में। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको सॉल्व किया जा सकेगा। फिर अनुसूची है यहाँ पे भैया। अब उसके बाद नियम है, तो आप लोग यहीं तक पढ़िए, उसके बाद आगे लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर भैया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एंजॉय योर लाइफ, गुड लक।